हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना हिमांशु पांडे, हिमांशु जी एस मस्ती पांडे सर में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और तहल दिस्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आप लोगों को लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा, सम्मेलन लेकर आए हैं। आप सभी को पता है कि सुपर टेट के पेपर में और टेट के पेपर में सम्मेलन बहुत पूछे जाते हैं। इस बार टेट के पेपर में सम्मेलन नहीं पूछे गए थे, तो इसीलिए अब बहुत जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है कि सम्मेलन से क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना हम पढ़ाएंगे केवल उतना पढ़ डालना है। और हमसे अगर आपने पढ़ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो सबसे पहले अगर आप हमारे वीडियोज़ को सबसे पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो अपने दोस्तों तक इसे पहुँचाएँ, आपके दोस्तों का भी भला हो। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला सम्मेलन, जो हमारा दोस्तों है स्टॉकहोम सम्मेलन। आइए दोस्तों पढ़ना प्रारंभ करते हैं और देखते हैं खास बातें यहाँ से कौन कौन से पेपर में आ सकती हैं और कौन कौन से आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, कुछ भी आपको याद करने में तकलीफ हो रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हम उस कमेंट को पढ़कर आपकी समस्या का निवारण अवश्य करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला पॉइंट और देखते हैं कौन सा सम्मेलन। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो देखेंगे उसका नाम ही दोस्तों क्या है, उसका नाम ही है दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन। और दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 को हुआ था। और इसकी सबसे खास बात यही है बेटा कि पर्यावरण की दुनिया में, ध्यान रखना बेटा, पर्यावरण की दुनिया में सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था, पर्यावरण की दुनिया में जो सबसे पहला सम्मेलन हुआ था और जो पर्यावरण के लिए सबसे पहला उठाया गया कदम था, वो कोई और नहीं बेटा स्टॉकहोम सम्मेलन था, जो स्वीडन शहर में हुआ था, जो स्वीडन नामक देश में संपन्न हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहला पर्यावरण सम्मेलन कौन है, तो आप कहोगे स्टॉकहोम सम्मेलन। आइए दोस्तों पढ़ते हैं। देखिएगा इसमें सबसे जो खास बात दी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में किया गया था। ध्यान रखना बेटा कि जो स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो कब किया गया था, तो आप कहोगे 5 जून 1972 को बेटा स्वीडन के कहाँ, स्टॉकहोम शहर में किया गया। इसीलिए दोस्तों स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। तो इस सम्मेलन का नाम रखा गया बेटा क्या, तो इस सम्मेलन का नाम बेटा रखा गया स्टॉकहोम सम्मेलन। आइए देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। अगला लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वसधन में इस वर्ष स्टॉकहोम में सम्मेलन आयोजित हुआ और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का आरंभ हुआ। ध्यान रखना, इनके कहने का तात्पर्य है कि स्टॉकहोम में सबसे पहला ये तत्कालिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, आरंभ किया गया था। यहाँ पे एक वर्ड आप देख पा रहे होंगे और वह वर्ड आपको विचलित कर रहा होगा। वह वर्ड है कौन बेटा, तो UNEP। लोग पूछते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखना यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। लिख लीजिएगा, फुल फॉर्म पूछने को आता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। चलिए आगे देखते हैं। अगला है बेटा स्टॉकहोम सम्मेलन की वर्षगांठ तौर पर प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाने का निर्णय 1972 में लिया गया। दोस्तों 1972 में यह निर्णय ले लिया गया था कि पर्यावरण की जागरूकता के प्रति हम हर 5 जून को बनाएंगे क्या, पर्यावरण दिवस बनाएंगे। आप सभी को पता है बेटा कि जो पर्यावरण दिवस बनाया जाता है वह 5 जून को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है बेटा, जो पर्यावरण दिवस है बेटा वो 5 जून को बनाया जाता है। आप सभी को पता है कि जो पर्यावरण दिवस है बेटा वो 5 जून को बनाया जाता है और बनाना स्टार्ट हुआ था 1973 में, जबकि गलत किताब में 1974 दिया हुआ है। तो बेटा ऐसा मत करना, क्योंकि सुपर टेट की NCERT के अकॉर्डिंग 1973 राइट करना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपके नंबर कट जाएंगे। आगे देखते हैं। अगला लिखा हुआ है कि इस प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना कि सबसे पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, इसीलिए बेटा इस सम्मेलन को हम लोग प्रथम पर्यावरण सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो आपको मैंने पूरा का पूरा समझाया, ये शायद पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा PDF के सेशन में अगली PPT, और उम्मीद करते हैं यहाँ इस PPT से आपको सारे पॉइंट 1 2 3 4 समझ में आ गए होंगे। सो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट। अगला देखते हैं बेटा।
और सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो आप टाइप कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं GS बाई हिमांशु पांडे सर। तो सो प्लीज़ दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला देखते हैं, ये देखो आ गया, मैंने अभी आपको बताया था इसके बारे में, ठीक है। अब देखिएगा लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है इसको हम लोग बोलते हैं UNEP। इसको हिंदी में तो कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बट इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, तो इसे लोग हिंदी में तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ही कहते हैं, बट इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब ध्यान रखना, पूछा यह जाता है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का जो मुख्यालय बनाया गया वो केन्या की राजधानी नैरोबी में बनाया गया है। और दूसरी सबसे बात ध्यान रखना, खास बात यह है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण एजेंसी है। ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी कौन है, तो आप कहोगे UNEP, जो संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न उपायों के लिए उत्तरदायी होता है। ध्यान रखना बेटा, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण एजेंसी है जो संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न उपायों के लिए क्या है बेटा, उत्तरदायी है। इस एजेंसी द्वारा दोस्तों ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहीं से तो क्वेश्चन बनता है बेटा, यहीं तो क्वेश्चन बनता है। और पूछा जाता है कि बताइए ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप हमेशा बेटा कहना कि ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है वो किसी और क्षेत्र में नहीं दिया जाता है बेटा, किस क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ध्यान रखना बेटा कि ग्लोबल 500 पुरस्कार कौन सी संस्था देती है, तो कहोगे UNEP देती है, जिसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। और ग्लोबल 500 पुरस्कार इसी के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे देखो दोस्तों, अगला लिखा है कि इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 119 देशों ने भाग लिया था। जी हाँ दोस्तों, ये जो देश होते हैं ना, यही पूछा जाता है, ये जो देश होते हैं ना, कि किस देश में कितने देशों ने भाग लिया था, कौन सी मीटिंग में कहाँ हुआ था, मुख्यालय कहाँ है, 2021 का आयोजन कहाँ होगा, 20 का, 22 का, तो ये जो है ना, इसी को पकड़ लो, कसम से इसी को पकड़ लो, बंटाधार हो जाना है, कल्याण हो जाना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि ये वाली पूरी लाइन क्लियर हो गई होगी। तो सबसे पहली बात, यूनिफी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और दूसरी बात हमने आपको ये भी बता दिया था, आप सभी को बता दिया था कि इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण एजेंसी है जो संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए उपायों के लिए उत्तरदायी है। और इस एजेंसी के द्वारा ही जो पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करते हैं उनको ग्लोबल 500 पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया, तो 119 देशों लोग ने भाग लिया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला जो हमारा आएगा वो ये है साइट्स। दोस्तों यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वे साइट्स लिखा हुआ ना बेटा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और साइट्स से आपसे फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। इसे कहते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। इस फुल फॉर्म को आप लोग कतई याद कर लीजिएगा और मत भूलिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा फुल फॉर्म का। इसे साइट्स बोलते हैं, इसे बोलते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीस। जो भी बहुत इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं, उनको बचाने का काम करती है संस्था। और लिखा हुआ है कि 1973 ईस्वी में वाशिंगटन सम्मेलन में ही इस सहमति बन गई, परंतु इसे 1976 में लागू किया गया। 1973 में सहमति बनी थी कि इसको हम लागू करेंगे, साइट्स को, प्रजातियों को बचाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं उपाय हुआ, 1976 में लागू किया गया। और यह विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता है। यह जीव तथा उसके अंगों आदि के अंतर्राष्ट्रीय को प्रतिबंधित करता है। दोस्तों कहा जाता है कि शेर हो गया, हिरन हो गया, इनके सबके खाल को बेचा जाता है, और यह संस्था उसी के प्रति जागरूकता लाती है कि ऐसा ना करो, पर्यावरण को बचाओ, क्योंकि अगर पेड़ पौधे हैं तो जीवों का भी होना आवश्यक है। अगर जीव नहीं होंगे, पर्यावरण नहीं होगा, तो हम लोगों का भविष्य में रहना, जीवित रहना बहुत ही मुश्किल हो पाएगा। इसीलिए जीवों को बचाना है और पर्यावरण को बचाना है, और यह संस्था उसी के लिए काम करती है। तो अगर पूछा जाएगा आपसे, यही वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा, ये वाला, कि बताइए विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता कौन सा है, तो आप हमेशा कहोगे कि विश्व का सबसे बड़ा जो वन्यजीव संरक्षण समझौता है वो साइट्स का था, जो 73 में वाशिंगटन में हुआ था, बट 1976 में लागू किया गया था।
और इसका फुल फॉर्म आप सभी को याद कर लेना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगली जो हमारी स्लाइड है वो ये है, वीना सम्मेलन। और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जो ये वीना सम्मेलन, वीना सभा लिखा हुआ है, ये कब हुआ था? 1985 में हुआ था। तो यहाँ पे एक खास बात यहाँ पर आप लोगों को दिख रही होगी, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा। और यहां से क्या आता है, तो पूछा जाता है कि ओजोन परत के संरक्षण हेतु बचाव 1985 वेना ऑस्ट्रिया में वेना सभा का आयोजन किया गया, जो ओजोन क्षरण पदार्थों पर संपन्न भारत का प्रथम प्रयास था। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ओजोन परत के संरक्षण के लिए सबसे पहला सम्मेलन कौन सा हुआ, तो राइट आंसर क्या होगा? वेना सम्मेलन। जो कब हुआ? 1985 में हुआ। कहाँ हुआ? वेना के ऑस्ट्रिया में हुआ। ऑस्ट्रिया के वेना में हुआ। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो सबसे पहला सम्मेलन हुआ था वो कौन सा हुआ था? वेना में हुआ था। चलिए, यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। यहां से भी पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने में मिलेंगे। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था। कब आया था बेटा? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था, जबकि प्रभावी तो हुआ था ये सही रूप से 1 जनवरी 1989 ईस्वी को। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि यह प्रोटोकॉल ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों, यह प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो जो यह प्रोटोकॉल था, अगर हम इस प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो यह प्रोटोकॉल ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों के बारे में है। ठीक है, और यहाँ पे आपको खास बात ये ध्यान रखनी है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए वेना सम्मेलन में पारित प्रोटोकॉल के लिए यह एक सबसे बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय संधि भी है। ठीक है, तो आपको ये लगातार आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछता है कि बताइए सबसे पहला ओजोन परत के लिए सबसे पहला ओजोन परत के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ, तो सबसे जो पहला ओजोन परत के लिए प्रोटोकॉल हुआ था उसका नाम था क्या बेटा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ध्यान रखना कि यह प्रोटोकॉल ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों के बारे में है, जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए वेना सम्मेलन में पारित प्रोटोकॉल की अंतर्राष्ट्रीय संधि है। मतलब जो हम लोगों ने वेना सम्मेलन में एक संधि बनाई थी कि हम भाई ओजोन परत का संरक्षण करेंगे, उसी की एक संधि, उसी का एक प्रोटोकॉल, उसी का एक खर्रा है। ठीक है, जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध ढंग से उस पदार्थ का उत्सर्जन करने के लिए रोक बनाई गई। और आप सभी को शायद पता होगा कि ओजोन परत को सबसे ज़्यादा भाई नुकसान कौन पहुंचाता है। देखो, अगर हम ओजोन परत की बात करते हैं तो जो ओजोन परत की मोटाई है वह किससे मापी जाती है? आप सभी को पता है कि ओजोन परत की मोटाई बेटा डॉप्सन से मापी जाती है। और कहा जाता है कि 100 डॉप्सन, डी से इंडिकेट किया जाता है बेटा। कहा जाता है कि 100 डॉप्सन से अगर कम हुई तो ध्यान रखना कि अगर 100 डॉप्सन से कम हुई तो इसमें क्या हो गए हैं? छिद्र हो गए हैं। ओजोन परत की जो मोटाई होनी चाहिए दोस्तों, वह लगभग 300 डॉप्सन से लेकर 400 डॉप्सन होनी ही चाहिए। इतने डॉप्सन होनी चाहिए, ध्यान रखना बेटा। दूसरी बात ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इतने तो होनी चाहिए। दूसरी आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि इतना डॉप्सन तो इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट। अब उसके बाद में अगला क्या आता है, तो अगला ये आता है कि जैसे हमने आपसे कहा कि ओजोन की जो मोटाई है वो डॉप्सन से मापी जाती है। 100 से अगर 100 या 100 से कम हुआ तो छिद्र हो जाएगा, और 300 से 400 हुआ तो क्या हो जाएगा? तो आपका अच्छी कंडीशन, गुड कंडीशन मानी जाएगी। चलिए, और सबसे भयंकर बात यह है कि लगातार ओजोन परत की मोटाई कम हो रही है, और ओजोन परत को नुकसान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो एक ही गैस का है, जो एसी और फ्रिज से निकलती है, जिसका नाम बेटा है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन परत को लगातार क्षीण करती जा रही है, छिद्र बनाती जा रही है। देखते हैं इसी श्रृंखला में आगे क्या कहता है अगली वाली लाइन। देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए कि यहाँ पे जो आपकी सबसे पहली बात कह रहा है वो क्या है, तो ये है कि जिन्हें ओजोन परत को क्षीण करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, यह संधि हस्ताक्षर 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसीलिए बेटा आप सभी को पता होगा कि 16 सितंबर को, इसीलिए बेटा हम लोग ओजोन परत संरक्षण के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस बनाते हैं। सभी को पता है जो ओजोन डे है वो 16 सितंबर को इसलिए बनाते हैं क्योंकि यह संधि पर हस्ताक्षर ही हुए थे 16 सितंबर 1987 को, और 12 जनवरी 1989 को प्रभावी हुआ। देखिएगा यहाँ पर 12 जनवरी लिखा हुआ है जो गलत है, इसको आपको सही करना, यहाँ पे लिखना है 1 जनवरी 1989 को प्रभावी हुआ था।
अगली बात ध्यान रखना कि ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन और इसके अतिरिक्त मिथिल ब्रोमाइड भी पहुंचाती है। अगर कभी भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना दिया हो तो आप मिथिल ब्रोमाइड को भी टिक कर सकते हो, क्योंकि हमने देखा है कि अब जो ये परीक्षाओं में इनके जो क्वेश्चन हैं वो सीएफसी को नहीं देता है, क्योंकि अधिकतर बच्चों ने रट लिया है सीएफसी 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 मान रटे पड़े हैं, तो सीएफसी नहीं देता है। तो अब एग्जामिनर की नई चाल आ गई है, और नई चाल है मिथिल ब्रोमाइड। इसी कॉन्सेप्ट को आपको तैयार करना है। इसके बाद इसकी पहली बैठक मई 1989 में हेल्सिंकी में हुई थी। ध्यान रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद में जो बैठक हुई थी सबसे पहली, वो कब हुई थी? ओजोन परत संरक्षण के लिए, तो मई 1989 में हेल्सिंकी में हुआ था। आगे देखते हैं, और अगला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। वाओ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस पेपर में आएंगे ही आएंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ से पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। देखो लिखा हुआ है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, और ये कब हुआ था बेटा? ये हुआ था 13-14 जून के आसपास की बात है, और ये 1992 में हुआ था। और लिखा हुआ है स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ब्राजील के रियो डी जनेरियो शहर में 1992 में पर्यावरण विकास सम्मेलन आयोजित किया। सबसे पहला दोस्तों पर्यावरण सम्मेलन था, सबसे पहला कौन सा? पृथ्वी पर्यावरण सम्मेलन। तो ध्यान रखना, जो सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और कहाँ हुआ था बेटा? ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा? ब्राज़ील में हुआ था। और यहाँ की खास बात है कि इसे अर्थ या प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इसे या तो अर्थ या फिर प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इसमें सम्मिलित देशों ने बिकाऊ विकास के लिए व्यापक कार्रवाई योजना एजेंडा 21 स्वीकृत किया। ध्यान रखना, ये इसको हटाओ, बिकाऊ नहीं होगा, ठीक है, गलत थोड़ा बन गया है। इसमें सम्मिलित देशों ने विकास के लिए व्यापक कार्रवाई योजना है तो एजेंडा 21 स्वीकार किया। अब लोगों को बड़ी दिक्कत ये होती है कि एजेंडा 21 है क्या दोस्तों? तो एजेंडा 21 बेटा 21वीं सदी का मॉडल है, इसीलिए इसका नाम एजेंडा 21 रखा गया। और अगर आपसे पूछा जाता है कि एजेंडा 21 का तात्पर्य किससे है, तो आप बेटा कहोगे कि एजेंडा 21 का जो तात्पर्य है वो सतत विकास से है। किससे बेटा? एजेंडा 21 का जो तात्पर्य है वो किससे है? तो एजेंडा 21 का तात्पर्य बेटा किससे है? सतत विकास से। ध्यान रखना कि एजेंडा 21 का जो तात्पर्य है वो किससे है? तो सतत विकास से है। तो एक बार इसको हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं और देख लेते हैं, अगर कोई भी दिक्कत होती तो आप बता सकते हैं ना, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले उसमें क्या लिखा हुआ है कि स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ब्राजील के रियो डी जनेरियो शहर में 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया। इसे अर्थ या प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इसमें सम्मिलित देशों ने विकास के लिए व्यापक कार्रवाई और एजेंडा 21 स्वीकार किया। और मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि एजेंडा 21 का जो तात्पर्य है वो किससे है? तो एजेंडा 21 का जो तात्पर्य है बेटा वो किससे है? तो आप कहोगे एजेंडा 21 का तात्पर्य बेटा सतत विकास से है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला देखते हैं। अगला जो हमारा 8वां नंबर आएगा वो इसी से ही है, और देखते हैं इसमें क्या क्या खास बातें हुई थी। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, प्रारंभ करते हैं और देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात ध्यान रखना बेटा कि इस सम्मेलन में सहमति के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जो क्या क्या है? सबसे पहला देखो, विश्व के देश पृथ्वी के वायुमंडल के स्वास्थ्य और अखंडता को संरक्षित, सुरक्षित और पुनः स्थापित करने के लिए विश्वव्यापी साझेदारी की भावना में सहयोग करेंगे। भाई देखो, अगर जल कहीं पानी बह रहा है, पानी का प्रदूषण हो रहा है, जल का प्रदूषण हो रहा है, तो एक के बचाने से नहीं होगा जब तक सारे लोग उसको मिलकर नहीं करेंगे। तो यही कहा गया कि सारे लोग इसको मिलकर करें, ये साझेदारी की भावना में सहयोग करेगा। अगला है कि इस सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा को बनाया गया जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में, जैव विविधता प्रदूषण और जल संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में सहयोग देगा। इस सम्मेलन में हम एजेंडा 21 को तो स्वीकारते हैं, साथ में हम जैव विविधता की बात करते हैं, साथ में हम जलवायु परिवर्तन के लिए जो जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग उसको रोकने के लिए बात करते हैं, और जितनी भी प्रदूषण संबंधी बीमारी चीज़ें हैं उनको भी हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं। आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला जो हमारा आया है पॉइंट वह है क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, और वास्तविक रूप से इसे लाना भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से पेपर में कई बार क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहली बात बेटा ध्यान रखना कि जो क्योटो प्रोटोकॉल था ये 1997 में आया था। जलवायु परिवर्तन से है, ध्यान रखना, और जलवायु परिवर्तन भारत की एक सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है, और जिसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो है वो कुछ और नहीं है,
ग्लोबल वार्मिंग है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि जब तक लगातार कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ोतरी होगी तब तक पृथ्वी का ताप बढ़ेगा, और पृथ्वी का ताप बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे, और ग्लेशियर पिघलेंगे तो बाढ़ आएगी। और सभी को शायद पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश ही बाढ़ के कारण हो गया था। तो सोचो, जो एक पूरी सभ्यता का भी अंत कर सकता है, तो जिम्मेदार जो है हमारे भारत में, हमारे विश्व में एक प्रकार से जलवायु परिवर्तन के रूप में ग्लोबल वार्मिंग भी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हो सकती है। देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए दिसंबर 1997 में अपनाया गया था। देखो, जो मैंने आपको समझाया वही है। इसमें डेट आपको ध्यान रखनी बेटा, 11 दिसंबर 1997। उसके बाद में आगे लिखा है क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। दोस्तों ध्यान रखना, आया था 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया 16 फरवरी, लागू किया गया 16 फरवरी 2005 को। यह ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में नियंत्रण वृद्धि को रोकने के लिए बनाया गया था। जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, आप सभी को मैं नीचे ग्रीन हाउस गैसेस बताऊंगा, परेशान नहीं होना। तो कहा गया कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत जिम्मेदार होती है, जलवाष्प भी होती है, ठीक है। तो अगर आपसे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि बताइए क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। बेटा कुछ नहीं करना है, क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो केवल इस वजह से जोड़ना है, जलवायु परिवर्तन से। कब आया था, तो आप कहोगे 11 दिसंबर 1997 को। लागू कब हुआ, 16 फरवरी 2005 को। किसको रोकने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस को रोकने के लिए। अब नीचे देखते हैं क्या खास बात है। सबसे पहली बात बेटा आपसे यही ध्यान रखना है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं। आप सभी को मैंने एक ट्रिक बताई थी, शायद आप सभी को याद होगा, और ट्रिक वो ये थी, ओ मीना कल काजल लगाना। ये तो ट्रिक थी बेटा, ओ मीना कल काजल लगाना। ओ से हमने क्या कहा था, तो ओ से होता है बेटा ओजोन। क्या होता है, ओजोन। मी से क्या होता है, तो मी से होता है मेथेन CH4। ना से क्या होता है बेटा, ना से नाइट्रस ऑक्साइड होता है, सभी एक को आपको पता होगा। और कल से होता है बेटा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जबकि का से होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जल से होता है H2O, ठीक है। यह आप सभी लोगों को पता होगा। तो सबसे पहली बात ओजोन, सबसे पहली बात बेटा क्या, तो सबसे पहली बात जो आएगा वो आएगा ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। कितनी आपको दिख पा रही हैं यहाँ पर, तो 6 दिख पा रही होंगी। 1 2 3 4 5 और 6। यही 6 गैसों को रोकने का प्रयास कर रहा है जलवायु परिवर्तन में, और सबसे जिम्मेदार तो CO2 ही गैस, क्योंकि पृथ्वी का ताप बढ़ा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल पे कुछ खास बातें देखते हैं, क्या कैसे खास बातें हैं। सबसे पहली खास बात है कि भारत ने अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया। लाइन समझना, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो हुई थी वो 1973 ईस्वी में हुई थी, सभी को पता है, ठीक है। और अगली खास बात है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत श्री सुंदरलाल बहुगुणा और श्री चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से प्रारंभ की गई थी। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ बेटा, 1986 में लागू हुआ। जबकि वन्य जीव संरक्षण कब लागू हुआ, 1980 में। और जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ, 1974 में। ये कुछ खास क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आए थे। अभी आपका कुछ अधूरा रह गया है सम्मेलन में। ये सम्मेलन का फर्स्ट पार्ट का वीडियो था, अभी आपको हम इसका सेकेंड पार्ट का वीडियो लाएंगे। तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेकेंड पार्ट लाया जाए कि ना लाया जाए। फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा, लिखने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब आपको कैसे ही क्लासेस लग रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर दिक्कत होती है जरूर कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं एक दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आपसे यही विनती है बार बार कि आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार बस ऐसे ही बना रहे।